स्वागत आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस का। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जो पॉलिटिकल साइंस होंगे, ये पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं हमेशा आपके लिए लाऊंगा टॉप 10 क्वेश्चंस, ये ध्यान रखना, ये टॉप 10 क्वेश्चंस रहेंगे। और इस ऑब्जेक्टिव के द्वारा हम लोग व्याख्या के साथ पढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। यहाँ व्याख्या के साथ अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस नहीं, आपके 20 क्वेश्चंस के लगभग या फिर 30 क्वेश्चंस के लगभग आपके बन जाएंगे। क्योंकि हर एक मैटर से क्या होता है कि उसके बारे में कुछ ना कुछ उसके बारे में बताता रहूँगा, इसलिए इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखनी है। और ये जो टाइप्स होंगे देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। और आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं फरवरी में, और बोर्ड एग्जाम जो आपका 2024 में होने वाला है, उसके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस का जो सीरीज लाया हूँ। और ये जो सीरीज है आपका आज का सीरीज है, ये पहला सीरीज है। इसी प्रकार से 10 जो है क्वेश्चंस आते रहेंगे। इस क्वेश्चंस को आपको देखना है कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन से क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। ओके, देखिए आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव। देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है एशियाई महासचिव लिखा हुआ है, इस पे फोकस करना है। कौन है ये बताना है। जैसे बान की मून है, यू थांट होगा। देखिए यहाँ पे यू क्या होगा आपका, थांट। ओके, कॉफी अन्नान है या फिर बुतरस घाली है, ये आपसे क्वेश्चन से पूछा गया है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी, ये स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में भी आपको जानकारी जरूरी है। क्योंकि अक्टूबर 1945 ईस्वी की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। आगे चलते हैं, अगर प्रथम महासचिव की बात किया जाए तो प्रथम सचिव थे ट्रिगिव लाई। कौन थे प्रथम महासचिव के बारे में अगर इसी में पूछा जाए तो प्रथम, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ट्रिगिव लाई, ये आपके जो थे प्रथम महासचिव थे, ये ध्यान में रखना है। ओके, आगे चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और भी संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखते हैं। अगर एशियाई की बात की जाए तो एशियाई में प्रथम कौन हो जाएगा, तो आपका यू थांट हो जाएगा। ये यू थांट आपका राइट आंसर होगा। अब ये यू थांट कहाँ के थे, इसके बारे में देखिए, ये बर्मा के थे, बर्मा के थे, यानी कि म्यांमार, जिसको हम लोग म्यांमार के नाम से भी जानते हैं वर्तमान में। तो बर्मा के ये थे। और इसका अगर कार्यकाल की बात की जाए तो ये 1961 में बने थे। यहाँ की मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर इसकी कार्यकाल की बात की जाए तो इसकी कार्यकाल कब थी, ये 1961 में बने हुए थे। ये याद रखना है आपको, बहुत ही जरूरी है, कब 61 में बने थे। और 61 से लेके 71 ईस्वी तक ये थे, ये भी आपको बातें याद रखनी बहुत ही जरूरी है। अगर बात की जाए कि यूथांट के पहले, सॉरी, ये कौन से कितने नंबर पे ये महासचिव बने हुए थे, तो ये आपके इसका जो पोजीशन था, ये तीसरा पोजीशन पे थे, यानी कि तीसरे नंबर पे ये बने हुए थे आपके एशियाई महासचिव। अब अगर वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान में कौन है, तो एंटीनियो गुटरेस। अगर वर्तमान की बात की जाए तो अभी कौन है, एंटीनियो गुटरेस। अगर वर्तमान, यहां पे मैं लिख देता हूं कि संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान सचिव, वर्तमान कौन हो जाएगा, एंटीनियो गुटेरेस। याद रखिएगा, गुटेरेस, ये आपके वर्तमान के हैं। अगर इसके पहले कौन हो जाएंगे, इसके जस्ट पहले आपके बान की मून थे। ओके, इसके बाद कॉफी अन्नान थे, उसके बाद बुतरस घाली। कहने का मतलब है कि ये सभी के सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चंस पे। ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चंस आपके सामने में आ गया है। क्वेश्चंस कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ये आपसे पूछा गया है। जॉर्ज बुश है, डोनाल्ड ट्रंप है, जो बाइडेन है, या फिर बिल क्लिंटन है। वर्तमान राष्ट्रपति की बात की जाए तो वर्तमान में जो बाइडेन थे, और जो बाइडेन ने किसको हरा के जो कि राष्ट्रपति पद का ग्रहण किया था, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने हराया था, उसके बाद ये बने थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें खोज कोई खास बात है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, और देखिए वहां पे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है और भारत के चुनाव, दोनों में काफी अंतर देखने के लिए मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं।
3 नंबर है एम एस स्वामीनाथन के बारे में पूछा गया है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम एस स्वामीनाथन का संबंध था, एम एस स्वामीनाथन का संबंध था, तो ये इनका संबंध किससे था ये पूछा गया है। क्या श्वेत क्रांति से था, क्या नीली क्रांति से था, क्या हरित क्रांति से था, क्या ऑपरेशन फ्लड से था, ये आपसे पूछा गया है। और अगर बात की जाए इसके बारे में तो इसका जो पूरा नाम है एम एस यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, और इस एम एस का क्या होगा फुल फॉर्म ये देख लेते हैं हम लोग। जिसे एम से है, एम से क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों को ना एम एस स्वामीनाथन का फुल फॉर्म नहीं याद रहता है, इसलिए मैं इसे आपको बताने जा रहा हूं, इसे आप लोग ध्यान रखिए। मन कोम्बू, क्या नाम है इसका, है मन कोम्बू, एम से हो गया मन कोम्बू। अगर एस से बात की जाए तो एस से क्या होता है ये मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। एस से, एस का मतलब होता है आपका संबा शिवन, संबा शिवन। अब तो ये तो स्वामीनाथन है ही, स्वामीनाथन है, किसका संबंध है, तो इससे इसका देखिए हरित क्रांति से संबंध है, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए स्वामीनाथन की बात में अगर की जाए तो इसे पद्म भूषण पद्म भूषण पुरस्कार से इसे सम्मानित भी किया गया था, क्योंकि ये कृषि के क्षेत्र में काफ़ी योगदान इसका रहा है। और ये जो योगदान रहा है, चूंकि भारत में अकाल की स्थिति पड़ गई थी, इसलिए जो है क्या इन्होंने चाहा कि ये इसको एक प्रकार का क्या करना था कि इस कृषि के क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने विकसित किया, बहुत सारे जैसे बीज हो गया, उन्नत बीज लाने का काम किया इन्होंने, और अच्छे किस्म के जो हैं जितने भी मशीन होते हैं उसका इन्होंने आविष्कार करके और इसको कृषि के क्षेत्र में लाने का प्रयास किया था। ओके, अब देखिए एम एस स्वामीनाथन की अगर बात की जाए तो ये बेचारे अभी रहे ही नहीं, तत्काल में मरे हुए हैं, मतलब तत्काल ये मर गए थे। कब मरे थे, जस्ट सितंबर की बात करते हैं तो सितंबर 2023 में जो है इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। ओके, और ये यहाँ से चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या है। 3 के बाद चलिए 4 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आपको देखना है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखने हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था, 1971 में हुआ था, 1982 में हुआ था, 1972 में हुआ था, या फिर 1962 में हुआ था, ये आपसे पूछा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग कर लेते हैं। आंसर करने के पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देना चाहता हूं कि भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा खींची गई थी, एक सीमा रेखा खींची गई थी। इस सीमा रेखा का नाम क्या था, तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा खींची गई थी। और ये रेखा कब खींची गई थी, ये 1914 ईस्वी में खींची गई थी। 1914 में कौन थे उस समय, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंग्रेज, मतलब अंग्रेजों के काल में ही मैकमोहन रेखा खींची गई थी, और बता दिया गया था कि भारत और चीन के बीच में क्या जो है दूरियां हैं इसको। लेकिन जब 1954 की बात हम लोग कर लेते हैं, चलिए ये तो हो गया। अब इसी के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं 1954 की बात, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1954 की बात हम लोग करते हैं। 1954 की घटना घटती है, इसको हम लोग देखने के बाद करते हैं। 1954 में मैत्री संबंध स्थापित किया गया था। किसके द्वारा मैत्री संबंध स्थापित किया गया था, इसको देखते हैं। मैत्री संबंध स्थापित किया गया भारत और चीन के बीच में किया गया था। जस्ट इसके पहले चल जाते हैं हम लोग 1949 ईस्वी में। तो 1949 ईस्वी में क्या होता है, इसे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। चीन जो था अपने देश को, चीन जो है यहाँ लिख देता हूँ, 1949 में चीन जो है अपने देश को, अपने देश को समाजवादी राज्य घोषित करता है। समाजवादी राज्य जो है क्या करता है, ये घोषित करता है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे ही इन्होंने घोषित किया तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया जैसे ही घोषित किया तो इंडिया ने जो है बिना कुछ देरी किए, मतलब इंडिया ने बिना कुछ देरी किए हुए इसको क्या दे दी, मान्यता दे दी। क्या दे दी, मान्यता की चलिए भाई आप अपने देश को समाजवादी घोषित कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपके समर्थन में हूं। तो ये जो समर्थन दिया, तो इस समय जो अगर समर्थन दिया तो चीन क्या हो गया, काफी खुश हो गया। और ये जो घटना थी, ये इस समय अगर चीन के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो चीन के प्रधानमंत्री कौन थे, माओ थे। कौन थे, तो माओ थे, ये आपको ध्यान में रखना है। चीन के ये प्रधानमंत्री थे माओ। अब देखिए क्या घटना घटती है, जब मैत्री संबंध स्थापित था, हर चीज अच्छा था, तो फिर क्या हुआ,
जो क्या हुआ ये देखना है। इसलिए हुआ कि चीन ने एक मैटर उठाया था किसको लेके, वही रेखा को लेके। ये जो मैकमोहन रेखा है ना, इसी को लेके विवाद हो गया कि भाई अंग्रेजों ने खींचा था, अब मैं उसको मान्यता नहीं देता हूं, अब मेरा जो है सीमा कुछ आपके आगे तक है। लेकिन भारत ने कहा कि नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपको जो है जहां तक रेखा खींची गई है वहीं तक रहना पड़ेगा। लेकिन माओ जो थे क्या हो गए, नाराज हो गए, बोले कि मैं इसका बात नहीं मानूंगा। यानी कि दरारों की बात की जाए तो 1958 में जो है दोनों में दरारें उत्पन्न होने लगी थी। ये दरार का अगर कारण आपसे पूछा जाएगा, ये कारण था आपका क्या चीज, तो सीमा विवाद। सीमा विवाद को लेके टेंशन था, याद रखिएगा, सीमा विवाद को लेके टेंशन था, इसलिए जो है युद्ध की घोषणा यहां तक की माओ ने ही, यहां पे मैं लिख रहा हूं माओ ने ही, ओके काफी, माओ ने कहा, क्या कहा कि, ओके एक मिनट, माओ ने कहा नेहरू ब्रिटिश साम्राज्य का सहायक कुत्ता है, कुत्ता है, ये कथन कह दिया। ये बहुत बड़ी बातें थी जो कि माओ ने क्या किया, ऐसी बातें कही। और ये जो उन्होंने कहा, कब कहा था, यानी कि 1958 के बाद ही कहा था, याद रखिएगा, ये 1958 के बाद जब दरारें पड़ने लगी थी तो उसके बाद कहा था। तो फिर जो है यहां से देखते हैं हम लोग क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है कि टेंशन हो गया, और इस टेंशन के बदौलत ही दोनों के बीच में दरारें फैलती गई, और अंततः जो है 1962 ईस्वी में युद्ध हो जाता है। अंततः 1962 ईस्वी में युद्ध हो जाता है। और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि बलपूर्वक, अपने बलपूर्वक जो है एशिया में अपना दबदबा हासिल करूं। मैंने जो एशिया में जितने भी देश हैं वो मेरे अंदर में काम करे। ये सब उसकी कुछ धारणाएं थी जिसके कारण जो है युद्ध का कारण बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या है। 5 नंबर के क्वेश्चन है। 5 नंबर में कहता है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी, 27 मई 1964, 30 मई 1964, 28 मई 1968, या फिर 27 मई 1960 ईस्वी को हुई थी। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो मृत्यु हुई थी, ये मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 ईस्वी को मृत्यु हुई थी। अब जैसे ही क्या कहना है, चीन का युद्ध खत्म होता है और पाकिस्तान का शुरू होता है, यानी कि उस समय का भारतीय जो स्थिति थी वो काफ़ी खतरनाक थी, काफ़ी समस्या में ये लोग उलझे हुए थे। लेकिन अचानक जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेके काफ़ी जो है क्या असमंजस का माहौल बनता है, उत्तराधिकारी का मारपीट होता है। ये सब राजनीतिक में गलियारे में जो है ना एक प्रकार का कहिए कि परिवर्तन देखने को मिला था जब नेहरू का देहांत हुआ था, क्योंकि नेहरू एक चमत्कारी नेता थे। उसके बोली में, उसके भाषणों में क्या था, एक प्रकार का आकर्षण था जिसके कारण लोग जो है उसके ओर खींचे चले आते थे। ये सब कुछ इसके क्या थे, इसके एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसका अच्छे गुण थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं क्या है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट इसके 6 नंबर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित किया गया था। देखिए पंचायती व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन है भूटान। लेकिन आपके स्क्रीन पे भारत नहीं है, क्योंकि भारत में भी पंचायती राज व्यवस्था चालू की गई थी, लेकिन अफसोस कि भारत इसमें नहीं है, इसलिए आपको कुछ थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन घबराना नहीं है, भारत के बगल वाले देश को आप चुन लीजिए, क्योंकि सब तो बगल के ही है, सब तो पड़ोसी ही देश हैं। लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन किया क्योंकि सब पड़ोसी हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। नेपाल में आपको पता होगा कि राजा थे एक महेंद्र, उस राजा का क्या नाम था, महेंद्र नाम था, ये याद रखना है। ओके, अब इस महेंद्र जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पंचायत प्रणाली लाई थी। इन्होंने ही 1961 ईस्वी में क्या लाई, पंचायत प्रणाली लाई। 1961 में इन्होंने पंचायत प्रणाली लाई। अब देखिए इस पंचायत प्रणाली में, इस पंचायत प्रणाली में इन्होंने 4 प्रकार के, इसको 4 स्तरीय हम लोग कह सकते हैं। ये 4 स्तर के, यहां लिख देता हूं, जैसे भारत में 3 स्तरीय चलता है, यहाँ पे कितने थे, 4 स्तरीय यहाँ पे पंचायती व्यवस्था इन्होंने किया था। कौन कौन से किया था इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है कौन कौन सा 4 स्तरीय, गांव शहर जिला, यहां लिख देता हूं मैं, गांव शहर जिला
और एक है आपका राष्ट्र। यानी कि ये जो है ना 4 स्तरीय ढांचा जो है राजा महेंद्र ने लाया था। ओके, और इसी ने ही लाया था कि एक देश, एक भाषा, एक धर्म, ये भी नेपाल का ही क्या था, एक प्रकार का कह सकते हैं कि व्यवस्था लाया था राजा महेंद्र के द्वारा। और यहाँ पे अगर राष्ट्रीय पहचान की बात की जाए तो इन्होंने दिया था हिंदू धर्म को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी गई। राष्ट्रीय पहचान, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राष्ट्रीय पहचान। और इस राष्ट्रीय पहचान में क्या था इसका, तो सबसे पहले कि भाई राष्ट्रीय पहचान है कि हम लोग क्या हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। ये इन्होंने बातें कही थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि नेपाली भाषा, भाषा यहाँ की क्या चलेगी, तो नेपाली भाषा यहाँ की पहचान होगी। राष्ट्रीय पहचान, ये सब प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ये देख सकते हैं 7 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कहता है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। गुट निरपेक्ष सम्मेलन है, गुट निरपेक्ष, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष नई दिल्ली में हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, हवाना में हुआ था, या फिर अमेरिका में हुआ था, ये आपको राइट आंसर करना है। तो देखिए पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बात की जाए, गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि देखिए एक समय था जबकि शीत युद्ध का दौर चल रहा था, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ क्या थी, दोनों आपस में भिड़ रही थी, लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं उठा, बाकी सब कुछ हो गया। गाली ग्लोज, मारपीट नहीं हुआ, सॉरी, गाली ग्लोज वगैरह चलते रहा, जैसे कि आम जो घर में समाज में जो औरतों के खास करके होती है, फिर पुरुष भी क्या करते हैं, बोली के द्वारा जो झगड़ा करते हैं, उसी दरमियान जो है कहा जाता था, सोवियत संघ का कहना था कि मेरे इधर आ जाओ, अमेरिका का कहना था मेरे इधर जाओ, इधर आ जाओ, लेकिन भारत ने कहा कि ना मैं तेरे इधर जाऊंगा, ना इसके उधर जाऊंगा, मैं अपने बीच का रास्ता निकालता हूं, जिसको इन्होंने नाम दिया गुट निरपेक्ष। यानी कहने का मतलब कह सकते हैं कि दो शक्तियों के बीच तटस्थ रहना ही गुट निरपेक्ष कहलाता है। और ये जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, तो सम्मेलन में कौन कौन लोग ने भाग लिया था, इसको यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बेलग्रेड की बात की जाए तो बेलग्रेड जो है आपका कहाँ है, तो यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया कहाँ के हैं ये, बेलग्रेड कहाँ पड़ता है, तो यूगोस्लाविया में पड़ता है ये बेलग्रेड। और यहाँ पे मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1961 में ये हुई थी। ओके, अगर इसकी संस्थापना की बात, ये तो हो गया, संस्थापक की बात किया जाए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संस्थापक। इनके कौन कौन से संस्थापक थे, पहले तो मैं नाम लेना चाहता हूं टीटो का। ओके, टीटो थे। दूसरे नंबर पे हमारे भारत के ही थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, और तीसरा नंबर में अगर देखा जाए तो ये तीसरे नंबर में थे आपके जमाल अब्दुल नासिर, जमाल अब्दुल नासिर। ओके, और देखिए टीटो हो गए, नेहरू हो गए, नासिर साहब हो गए, और एक कौन बच गए, तो सुकर्नो बच गए। कौन बच गए, तो सुकर्नो बच गए। देखिए टीटो कहाँ के थे, और नेहरू कहाँ के थे, नासिर कहाँ के थे, और सुकर्नो कहाँ थे, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, अगर आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से मैं और प्रयास करूंगा कि आपको क्या हो जाए, सब कुछ सही दिखाई दे। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या इसके बारे में, ये लोग कहाँ कहाँ के थे ये देख लेते हैं ना। सबसे पहली बात है कि कौन कहाँ के थे, टीटो। टीटो कहाँ के थे, तो टीटो आपका यूगोस्लाविया के थे। नेहरू तो सबको पता है कि ये कहाँ के थे, भारत के थे। जमाल अब्दुल नासिर ये कहाँ के से थे, ये मिस्र के थे। और सुकर्नो कहाँ के थे, तो ये इंडोनेशिया के थे। इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या है। ओ 1 मिनट, आजा आजा, है ना, काफी इजी क्वेश्चन है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली, यह पूछा गया है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, या फिर 15 अगस्त 1948 को। कब मिला था आजाद, तो 15 अगस्त 1947 को। काफी हर्षोल्लास से हम लोग इस दिन क्या करते हैं, झंडा वगैरह फहराते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर 15 अगस्त 1947 हो जाएगा।
और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। और काफ़ी दुखद दिन हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि हमारे ही देश के टुकड़े कर दिए गए थे और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में थे आपके अंग्रेज। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ फूट डाल डाल के ही हम लोग राज करेंगे। आखिर उन्हें भी अंततः सफलता मिली और भारतीयों ने भी क्या किया, उनका कुछ भारतीयों ने उनका साथ दिया। वो कुछ भारतीय चाहते थे कि हम लोग सब मिलजुल के रहेंगे, लेकिन ऐसा हो ना पाया। इतिहास में अगर वैसा व्यक्ति कोई आ जाए कि भाई जो चीज़ पहले था वो कायम हो जाए, मेरे ख्याल से तो ऐसा संभव है ही नहीं। चलिए दे फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। ओ यार, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है क्या? ओके, सब कुछ ठीक है। कहता है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, ये पूछा गया है। 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1950, 25 दिसंबर 1993, 25 दिसंबर 1993। ये 2 बार आ गया है, तो इसको ऐसा करता हूँ मैं, इसको 92 कर देते हैं ना। तो चलिए, हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विघटन हुआ था 1991 में। अब देखिए, सोवियत संघ के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध किसके किसके साथ चल रहा था? इसका जो है शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध अमेरिका के साथ। अमेरिका, अमेरिका मत बोलिए, इसको हम लोग संयुक्त राज्य अमेरिका बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे देश सम्मिलित थे, इसलिए संयुक्त कहा गया। और सोवियत संघ में भी बहुत सारे देश थे और सबको मिला के सोवियत संघ बनाया गया। और सोवियत संघ में रूस जो है नेतृत्व कर रहे थे, और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से अमेरिका क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। ये थी बातें। ओके, तो अब दोनों में काफ़ी खींचातानी हुई। अंततः जो है सोवियत संघ बिखर गए, जितने भी इसके देश थे सब धीरे धीरे टुकड़े में बदलने लगे, जिसके कारण जो है इसका विघटन होना तय था, क्योंकि इसमें एकता कायम ना हो पाई। एकता ना होने के कारण अंततः इसमें क्या हो गई? एकता ना होने के कारण, जो है टुकड़ों में बदल गई। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। और लास्ट क्वेश्चन से देखिए क्या है, थोड़ा सा वोल्टेज कम हो गया है ना? आप लोग को दिखाई दे रही है ना एकदम बराबर में? कहीं कोई बात नहीं है, कहीं भी कोई समस्या होगी तो बोलिएगा। ओके, कहता है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछी गई है, क्या होगी ये बताना है। ओके, 5 थी, 7 थी, 10 थी या फिर 8 थी? देखिए, अस्थायी सदस्यों की संख्या से पहले हम लोग देख सकते हैं सुरक्षा परिषद। ये सुरक्षा परिषद है क्या? सुरक्षा परिषद जो है आप लोग पढ़े होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के ये क्या थे? संघ के अंग थे। ओके, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था ये एक कार्यकारिणी अंग थी, और इस कार्यकारिणी अंग का मकसद का क्या था? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, यहां लिख देता हूं मैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा का क्या था? उत्तरदायित्व था। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका में रहते हैं कौन? सुरक्षा परिषद। अगर इसकी बात की जाए, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो यहां मैं लिख देता हूं, 1 सेकेंड। कुल सदस्यों की संख्या इसमें अगर पूछी जाएगी आपसे, तो इसकी संख्या थी मात्र और मात्र 15। ओके, अब इसी में से अगर अस्थाई की पूछी जाए, तो यहां मैं लिख देता हूं, अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो अस्थाई की कितनी थी? तो मात्र 5 था। कितनी थी? 5 थे, और तो बच गए कितने? और 10, तो यानी कि अस्थाई 10 हो गया। इस 5 में से कौन कौन से देश थे, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहला देश तो अमेरिका ही है, अमेरिका है। ब्रिटेन हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, ओके, रूस, फ्रांस, और एक आपका हो जाएगा चाइना, चीन। कहने का मतलब कि ये सभी अस्थाई सदस्य थे। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें,
और लाइक कमेंट करना तो भूले ही नहीं। अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सीरीज लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।